ये इमारत पहली नजर में एक आम फैक्ट्री लगती है। लोग समझते थे कि यहाँ सिर्फ चिप्स बनते हैं, लेकिन असल में ये था मौत का घर। पीछे के कमरों में कॉपर की कॉइल, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स और प्लास्टिक के फल मिले। इन्हें तोड़ने पर निकली लाखों गोलियां, हर गोली जहर से भरी हुई थी। ये थी केप्टागोन। This is Captagon, the highly addictive little white pill that's been sweeping the Middle East for years. एक ऐसी नशावर गोली जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन ये सिर्फ एक दवाई नहीं थी, ये एक सियासी हथियार था, एक माफिया एम्पायर और एक पूरे मुल्क की इकोनॉमी और युद्ध के लिए जहर। सब कुछ शुरू हुआ 1960 जर्मनी से। जर्मनी के साइंटिस्ट ने एक सिमुलेंट बनाया, नाम रखा केप्टागोन। शुरुआत में इसे एक लीगल दवा समझा गया। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ADHD और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए। हर पिल का क्लेम था एनर्जी देगा, फोकस बढ़ाएगा और पेशेंट्स को नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन जल्दी असल चेहरा समझ आ गया। केप्टागोन के अंदर एक केमिकल कंपाउंड था, फेंथलीन। पेशेंट्स को एनर्जी मिलती थी, लेकिन साथ ही एडिक्शन शुरू हो जाती थी। 1980s आते आते दुनिया भर की गवर्नमेंट ने केप्टागोन पर बैन लगा दिया। यूरोप और अमेरिका ने इसे लीगल ड्रग डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ से कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी शुरू होती है। क्योंकि एक दवा जब डिमांड बन जाए और लोग एडिक्ट हो जाएं, तो ब्लैक मार्केट उसे डिमांड को कभी खत्म नहीं होने देता। जो एक दवा एक वक्त पर हॉस्पिटल में मिलती थी, अब अंडरग्राउंड लेफ्ट में बन रही थी। स्मगलर्स, माफिया और कार्टल्स ने अपना हिसाब लगाया कि केप्टागोन अब दवा से निकलकर स्ट्रीट ड्रग बन चुका था। और मिडिल ईस्ट वो रीजन जहाँ बहुत सी चीजों पर सोशल और रिलीजियस बैन था, लेकिन अंडरग्राउंड एडिक्शन की मार्केट बहुत तेज ग्रो हो रही थी। केप्टागोन ने एक खाली जगह बढ़ी, एक ऐसी जगह जहाँ युद्ध को एक पिल ने कॉन्फिडेंस, एनर्जी और झूठे सपने मिल रहे थे। फिर एंट्री होती है सीरिया की। 2000 तक सीरिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा था। बशार अल असाद की हुकूमत सैंक्शन के नीचे आ गई, ऑयल एक्सपोर्ट गिर गए, एग्रीकल्चर क्लॉस होने लगा और कैश की बुक भरती गई। असाद ने देखा एक चीज है जो हर बैन के बावजूद बिक रही है, और वो है केप्टागोन। फिर डिसाइड हुआ जब दुनिया हमें ऑयल और ट्रेड से रोक रही है, हम अपने नया एक्सपोर्ट बनाएंगे, केप्टागोन। और यहाँ से स्टार्ट होती है वो कहानी जो सीरिया को नार्को स्टेट बनाती है। हर लेब, हर स्मगलिंग रूट, हर बॉर्डर क्रॉसिंग एक नई कहानी लिखता है। और इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर बन गया असाद खुद। जंग के दौरान सिर्फ राइफल्स और टैंक्स काम नहीं आते, कभी कभी एक पिल ज्यादा पावरफुल साबित होती है। सीरिया के बैटलफील्ड्स पर असाद के सोल्जर्स और अलाइड मिलिटेंट्स को एक चीज दी गई, केप्टागोन। हर एक छोटी सी टेबलेट उनके लिए एक आर्टिफिशियल फील हुई। सोचो, एक यंग सोल्जर जो 48 घंटों से सोया नहीं, उसके हाथ में केप्टागोन की गोली डाली गई और फिर उसने महसूस किया थकन गायब, डर कम, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। केप्टागोन ने सोल्जर्स को इंसान से ज्यादा मशीन बना दिया। उनकी आंखें सुर्ख हो जाती, दिल तेज धड़कता और उनका बिहेवियर एक चीज दिखाता, अनस्टॉपेबल एग्रेशन। फिटनेस ने रिपोर्ट किया केप्टागोन पर लड़ने वाले फौजी ऐसे लगते हैं जैसे उनके अंदर दर्द का एहसास ही नहीं। गोली खाने के बाद भी वो खड़े होते, लड़ते रहे। उनकी आंखों में सिर्फ एक जुनून था, मारना और जीतना। ये सिर्फ एक ड्रग नहीं था, यह एक वेपन ऑफ वार बन चुका था। हर पिल ने असाद के लिए बैटलफील्ड पर एक नई टेक्टिकल एडवांटेज बनाई। और जब ये सीक्रेट बाहर आया, दुनिया ने समझा कि केप्टागोन की कहानी सिर्फ स्मगलिंग और पैसे की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा वेपन था जो युद्ध को एडिक्ट कर रहा था और सोल्जर्स को मशीन बना रहा था। फिर शुरू होती है इस एम्पायर की असली इंडस्ट्रियल स्केल ग्रोथ, जहां हिजबुल्लाह, स्मगलिंग नेटवर्क और गल्फ डिमांड एक दूसरे से जुड़ गए। केप्टागोन कहानी अब सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रही थी। असाद को समझ आ गया था कि इस नशावर एम्पायर को सस्टेन करने के लिए एक पावरफुल नेटवर्क चाहिए, और यहाँ एंटर हुआ हिजबुल्लाह। लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप सिर्फ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि एक लॉजिस्टिक जिहान बन गया था। पोर्ट्स उनके कंट्रोल में थे, स्मगलिंग रूट्स उनके हाथ में थे। सीरिया के अंदर फैक्ट्रीज बन रही थी और इन फैक्ट्रियों का माल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लेबनान के पोर्ट से गल्फ कंट्रीज तक पहुंचती। एक शिपमेंट की वैल्यू $100 मिलियन थी। सोचो, एक कंटेनर जिसमें लिखा है प्लास्टिक प्रोडक्ट या सेरेमिक टाइल, जब खोला गया अंदर से निकली मिलियंस केप्टागोन पिल्स। अथॉरिटीज गल्फ कंट्रीज ने हर साल 10 मिलियन पिल्स सीज करती, लेकिन हर एक पकड़ी गई शिपमेंट एक नया प्रॉब्लम पैदा करती। अगर ये 50 मिलियन पिल्स पकड़ी गई तो कितनी और सेफ निकल गई। सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, सब जगह केप्टागोन का फ्लड आने लगा। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी और सप्लाई चेन इतनी स्ट्रॉन्ग कि हर अगला शिपमेंट पहले से बड़ा होता। केप्टागोन अब सिर्फ सीरिया के अंडरग्राउंड ट्रेड नहीं रहा, ये बन गया था इंटरनेशनल क्राइसिस। और इस एम्पायर का सबसे बड़ा फायदा उठाता असाद रेजिम। डॉलर्स बाय डॉलर, शिपमेंट बाय शिपमेंट। सैंक्शन के बावजूद डेमस्कस की ट्रेजरी में नए पैसे गिर रहे थे। एक्सपोर्ट ने कहा अब सीरिया की इकोनॉमी की बैकबोन ऑयल या वीट नहीं, केप्टागोन है। नंबर्स खुद सब कुछ कहते थे। सीरिया की लीगल एक्सपोर्ट $800 मिलियन से भी कम थी, लेकिन केप्टागोन ट्रेड बिलियंस ऑफ डॉलर का था। यही वजह थी कि असाद रेजिम को दुनिया भर के एनालिस्ट्स ने एक नार्को स्टेट का लेबल दे दिया। एक ऐसा मुल्क जहाँ स्टेट इंस्टीट्यूशन खुद ड्रग्स को, बिजनेस को चलाता है और उसी पर सर्वाइव करता है। मगर भाई, ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स और पैसे की नहीं थी, कहानी एक पूरी जनरेशन की जो खो जाने की है। 15 साल का लड़का, 25 साल का स्टूडेंट, दोनों की एक जैसी कहानी है। पहले एक पिल, फिर धीरे धीरे एडिक्शन और फिर जिंदगी तबाह। सोचो जरा, एक पूरे मुल्क जिसमें यूथ, एनर्जी और नॉलेज क्रिएट करने के बजाय सिर्फ एक पिल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, ये था एक जनरेशन का जेनोसाइड। और असाद के लिए ड्रग्स सिर्फ पैसा ही नहीं ला रहा था, ये बन गया था एक पॉलिटिकल वेपन। सेक्शन के बावजूद
बावजूद डॉलर्स लाए, लॉयल वॉलेट्स और बिजनेसमैन को अमीर बनाया और रजीम के लिए एक शेडो नेटवर्क क्रिएट किया जो उसके एम्पायर को जिंदा रख रहा था। मगर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। कैप्टागोन के रूट्स अब सिर्फ सीरिया और लेबनान तक सीमित नहीं रहे। ये ड्रग यूरोप, अफ्रीका और एशिया के पोर्ट्स तक रीच होने लगे। हर नई पकड़ी गई शिपमेंट एक खौफनाक सवाल उठाती, अगर ये पकड़ी गई तो कितनी सेफ निकल गई। 2024 तक असाद का एम्पायर हिल चुका था। नॉर्थ में रेबल्स ने अचानक अटैक शुरू किया। हिजबुल्लाह और ईरान जैसे पुराने एलाइज कमजोर हो गए थे। रशिया यूक्रेन की जंग में फंस चुका था और असाद की फौज सालों की करप्शन और अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से सिर्फ एक होलो शेल बन गई थी। जब रेबल डेमस्कस की तरह बढ़ रहे थे, असाद ने अपने हमसायों से मदद मांगी, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया और फिर वो भाग गया। सीरिया की सड़क पर लोग कह रहे थे हम आजाद हो गए हैं, मगर सच ये था कि आजाद तो चला गया, लेकिन उसका कैप्टागोन एम्पायर अभी भी जिंदा था। और सबसे खौफनाक बात, जब एक एम्पायर गिरता है उसके टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। कैप्टागोन भी अब टुकड़ों में बिखरा हुआ था। मीडियम और स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर रिमोट रीजन और पड़ोसी मुल्कों में जाकर नए लैब्स खोल रहे थे। ये जहर रुकने वाला नहीं था। एक वक्त था जब सीरिया का शहर साइंस और कल्चर का मरकज कहलाता था। आज वही जमीन सिर्फ नशा, खून और स्मगलिंग का अड्डा बन रही थी। असाद तो गया, मगर उसका जहर अभी भी जिंदा है। सवाल ये बनता है, क्या सीरिया वाकई आजाद हुआ या फिर असाद का कैप्टागोन इसी मिट्टी से फिर से उगेगा? तो मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।